अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, लास्ट वीक मैंने आप सबसे वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि हालात इतने अच्छे नहीं रहते तो प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें। तो मैंने उसमें अपना बैंक डिटेल और सारी चीज़ें भेजी थी, पेपाल वगैरह की। कुछ दोस्तों ने मतलब काफ़ी सपोर्ट की है, और ये है कि आप सब जिन्होंने भी सपोर्ट की है, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए की, क्योंकि यूट्यूब पे सुपर थैंक्स और सुपर उस पे आप लोग जो थोड़ा बहुत करते हैं वो भी बहुत हमें देखें, हमें मुश्किल से निकलने में काम आते हैं। तो आप सबका बड़ा ही आभार है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं प्योरली इस काम पे अब डिपेंडेंट हूँ। मैंने अपनी जॉब वॉब छोड़ी हुई है, और ये काम ऐसा है कि इसमें जितना टाइम दो कम है। मेरी कल भी किसी से बात हो रही थी, एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं। वो यही कह रहे थे कि आपका जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, और उससे हमें चीज़ें समझने में आसानी होती है। तो देखें अजीज दोस्तों, ये नहीं है कि मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इधर उधर खाली पोस्टें देख के आपके सामने रिपोर्ट पेश कर देता हूँ। मुझे अगर किसी की ट्वीट पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं फिर उसका सोर्स देखता हूँ कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई है। अब जैसे एक मिसाल है कि कल एक आदमी ने एक ट्वीट, सीरीज ऑफ ट्वीट की पूरी, उसमें ये बताया, फोटोज वगैरह भी लगाई कि देखें, रशिया ने ये वाले टैंक अब ग्राउंड पे उतार दिए हैं, और इतने हजार टैंक जो कि छुपा के रखे हुए थे रशिया ने, वो अब ग्राउंड पे उतार दिए हैं। अब देख लें कि ये जंग कहाँ जाके खत्म होती है। रशिया फुल फ्लेज वार पे आ गया है, एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर भी कपड़ा मार रहा है, और इस तरह की लंबी चौड़ी उसकी पूरी डिटेल्स थी और फोटोज थी। अच्छा, मैंने धड़ाधड़ पहले सब चीजें सेव कर ली, फिर मैंने उस स्टोरी की इंक्वायरी पे लगा, क्योंकि और कहीं ये स्टोरी की खबर नहीं आई। अगर ये खबर सच्ची है तो फिर बहुत बड़ी खबर है। अब मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। कितने मैंने न्यूज़पेपर्स, मीडिया, रशियन हवाले से इधर उधर, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर मैं उस जिसने ये ट्वीट की थी, गोरा था, उसको मैंने मैसेज किया ट्विटर पे। उससे फिर बात हुई मेरी। तो अच्छा, मैंने जो अपनी रिसर्च की थी ना, उसमें वो मुझे जो टैंकों की तस्वीरें थी ना, बड़े बड़े ट्रक पे लाद के वो टैंक उतारे जा रहे थे, वो तस्वीरें मुझे 2 साल पुरानी मिली, वही तस्वीरें। तो मैंने फिर उसको, जब फोन पे बात हुई तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई साहब, तुमने न्यूज़ दी है, उसमें जो पिक्चर्स लगाई हैं वो तो 2 साल पुरानी है, और वो भी कोई जंग के लिए नहीं उतारे जा रहे थे, वो कुछ टैंक तैयार होकर फैक्ट्री से आए थे, वो फौज के हवाले किए जा रहे थे। तो हंसने लगा, कहता है कि फोटो पुरानी है। तो मैंने कहा, तुमने फोटो पुरानी लगाई है, इसका मतलब तुम्हारी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी भी करेक्ट नहीं है। फिर हम कैसे भरोसा कर लें कि भाई तुम सच्ची खबर दे रहे हो। तो कहता है, खबर सच्ची है, लेकिन मैं आपके साथ वो खबर नहीं शेयर कर सकता, इसलिए कि वो मेरे को कहीं और से कंफर्मेशन नहीं मिली। अब ये एक न्यूज़ आइटम छोटी सी, वो भी यूक्रेन रशिया की, जिस पे आप लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मैं यूक्रेन रशिया की वीडियो लगाता हूँ तो बहुत तीर मार लिए तो 25,000 व्यू हो जाते हैं, बहुत तीर मार लिया तो और पाकिस्तान की वीडियो पे तो 50,000, लाख, 1.5 लाख व्यू हो जाते हैं ना। तो फिर भी मैं आपके उसके लिए कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, लेकिन मैं इस छोटी सी खबर पे 2 से ढाई घंटे मेरे निकल गए, खाली उसको चेक करने के लिए। अगर ये सही होती खबर तो मैं फिर पूरा एक प्रोग्राम उस पे करता, लेकिन फिर मेरे लिए वो बेकार हो गई। तो मेरा काम का तरीका ये है कि मुझे खबर की सच्चाई के ऊपर बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि आया खबर सही है कि गलत है। अगर खबर ऐसे ही प्रोपेगेंडा वाली है तो मसला खराब हो जाता है। फिर लोग कहते हैं, यार आरिफ भाई, आप भी जो आता है बकवास कर देते हो, होता होता कुछ नहीं है। तो ये मेरा काम का तरीका है। मैं इस पे बड़ी स्टडी करनी होती है, बड़ा कुछ इस पे डिस्कशन होती है लोगों से। किसी को फ़ोन करो तो 20-25 मिनट आराम से उससे बातचीत हो जाती है। तो मैं, यकीन माने कि मैं उठने के बाद से, सुबह जब भी उठता हूँ मैं, उठने के बाद से रात सोने तक मैं मुस्तकिल इसी काम पे होता हूँ। तो ये मैं काम करता हूँ, आप लोगों की सहायता होती है तो उससे मैं थोड़ा बहुत
मुश्किल से अपना हिसाब-किताब पूरा कर लेता हूँ। मैं इंडिया में मौजूद हैं हमारे यूट्यूबर या पाकिस्तान में जो मौजूद हैं वो यूट्यूबर, ये फ़र्क है मुझ में और उनमें कि उनका खर्चा रुपयों में होता है। पाकिस्तान में एक यूट्यूबर $1000 कमाता है तो 3 लाख रुपया, सवा 3 लाख रुपया बनता है। इंडिया में एक आदमी $1000 कमाता है तो 75,000 80,000 रुपया होता है। हमारा तो भाई साहब $1000 का 800 साढ़े 800 पाउंड होता है और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग मुझे चलता-फिरता रख रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इश्यूज़ की तरफ आते हैं। देखें, पाकिस्तान में इस वक़्त ज़बरदस्त घमासान की जंग चल रही है। आर्मी ने 9 मई के वाक़यात को और बेस बना के अपना कंट्रोल पूरी तरह से हासिल कर लिया है। 9 मई के वाक़यात में पीटीआई वाले ज़रूर गए थे। इमरान खान की बेवकूफ़ी की वजह से वो वाक़यात हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने जब भी अदालत में या ज़मान पार्क से निकलता था, तो निकलने से पहले अपने लोगों की एक मीटिंग बुलाता था, जिसमें इसके 3 किस्म के लोग हैं, जो कि मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। एक इसके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी, ये वो। एक इसके हैं सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, पूरी सोशल मीडिया की टीम है जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाती हैं, जिसमें मीडिया वाले भी हैं जो इनके अपने मीडिया वाले हैं। और तीसरा ग्रुप है जो धमाल करते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो ये सब जो 9 मई को हुआ वो करते हैं। ये 3 किस्म के ग्रुप के लीडर्स को बुला के उनको पूरा ब्रीफिंग दे दी जाती है। ये एक मैं वीडियो बना के जा रहा हूँ, पहले तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे वायरल कर देना। इसके बाद प्रोटेस्ट के लिए निकलना, फिर प्रोटेस्ट के लिए कहाँ जाना है, किन-किन जगहों पे जाना है, ये सब उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप को बयान देने, इंटरव्यूज़ देने, शोर मचाना, ये करना। ये इमरान खान करता था और 9 मई के हवाले से भी इसको इसने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि आपने आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे जाके हमला करना है। तो ये इनकी बेवकूफ़ी से एक काम हो गया, आर्मी तो चाहती यही थी। जैसे आप चूहा-दान है, तो चूहे-दान में आप क्या करते हैं कि एक वो पिंजरा बना के उसके ऊपर वो रख के अंदर दाना रखा हुआ होता है, कि चूहा खाने आएगा, फँस जाएगा। तो उसको अंदर तक लाने के लिए दाना अंदर रखा होता है। इसी तरह एक छाबड़ी लगा के लकड़ी ऊपर अटका के उसके अंदर दाने डाल दिए जाते हैं परिंदों के लिए। कि चिड़िया वगैरह आएँगी उसमें, जैसे ही अंदर 3-4 चिड़िया आईं, लकड़ी हटी, रस्सी से आपने खींच ली लकड़ी, छाबड़ी गिर गई, वो अंदर कैद हो गए। अंदर तक लाने के लिए कोर कमांडर हाउस में, जीएचक्यू में, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना ये स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ज़ोन है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि जीएचक्यू और कोर कमांडर लाहौर, पंजाब पूरा इसके कंट्रोल में आता है। वो जगहों पे आर्मी चुपचाप मुँह देख रही थी और ये अंदर आके आग लगा के पूरे घर को तबाह कर देते हैं। और उस जगह की कोर कमांडर हाउस लाहौर की सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना ने खरीदी थी अंग्रेजों के ज़माने में और ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है। लेकिन आर्मी ने मज़े से देखती रही कि आग लगाने दो, पूरा केस तैयार करने दो। अब केस तैयार हो गया, अब पकड़-धकड़ शुरू। अब पकड़-धकड़ जो शुरू हुई है, अब वो लड़कियों की भी वीडियोज़ आ रही हैं जो पकड़ी गई हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और दूसरी शोर मचाने वाली जैसे खदीजा शाह है और दूसरी सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट हैं। ये पकड़ी गई हैं, अब उनका हाल नज़र आता है, वीडियोज़ आ रही हैं सामने। जब वो पुलिस की गाड़ी से उतर रही हैं अदालत जाने के लिए, इनकी हालतें ख़राब हैं। इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स का जिसको पकड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, इमरान खान से ताल्लुक खत्म, पीटीआई छोड़ रहे हैं हम, ये वो, तो हम आपको माफ करेंगे, अदरवाइज तो फिर आपका हमारा मामला खराब। अदालत छोड़ती है उस पॉलिटिकल लीडर को, जैसे ही वो अदालत से या जेल से बाहर निकलता है, पकड़ लिया। 5-5 4-4 बार गिरफ्तार होते हैं। शाह महमूद कुरैशी अभी तक जमानत होती है। परसों परवेज इलाही प्रेसिडेंट पीटीआई, एक्स सीएम पंजाब, पकड़ा गया, अदालत ले गए, अदालत ने ज़मानत दे दी, जैसे ही बाहर निकला फिर दूसरे केस में पकड़ लिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाओ फवाद चौधरी की तरह, आजाद घूमो फिरो ऐश करो, मजे से मौज करो। तो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ये हो रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ ही बात करते थे, आप सबको पता है, उनकी पकड़ धकड़, उनका जो कचूमर निकाल रहे हैं, फिर जो इनका तरीका है वारदात है पाकिस्तान आर्मी का, कि फैमिलीज तक जाते हैं, फैमिलीज को टच करता है तो फिर हर आदमी वहां पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि एक बड़े स्ट्रांग से स्ट्रांग आदमी है ना, वो अपने ऊपर तो जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन के ऊपर कुछ होता नहीं देख सकता, फिर वहां पे वो मजबूर हो जाता है। तो ये पीटीआई वाले धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं। अब आसिम मुनीर इस वक्त पूरा, ह्यूमन राइट्स कहीं भी नहीं है, डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है, गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है। गवर्नमेंट का यह हाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं भिखारिस्तान के, जो दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, इस वक्त तुर्की में अरबगान की ओथ टेकिंग सेरेमनी में गए हुए हैं अपने लाव लश्कर के साथ, 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। आईएमएफ कह रही है खर्चे कम करो, ये बातों में तो कह रहे हैं हम अब फॉरेन ट्रिप फजूल के नहीं करेंगे, हम वहां पे 5 स्टार होटल में नहीं ठहरेंगे, सब बकवास, कोई जरूरत नहीं है जाने की। देखें, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ का देहांत होता है, शहबाज शरीफ जाता है उधर, नरेंद्र मोदी जी नहीं जा रहे, जबकि उनको, वो तो भिखारी भी नहीं है, भारत तो दुनिया को दे रहा है, ले नहीं रहा कुछ, लेकिन नहीं भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, खत्म। क्वेट की मीटिंग है, जाते हैं, G7 में बुलाते हैं, जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजों में जरूरत ही नहीं। बहुत हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया, प्रेसिडेंट को भेज दिया, ये होता है। फिर किंग चार्ल्स का कोरोनेशन हुआ, फिर भाई साहब शहबाज शरीफ पहुंच गए। अब अंकरा तैयब अरबगान की ओथ टेकिंग सेरेमनी है, पहुंच गए भाई साहब, लाओ लश्कर के साथ, बीवी, बच्चे, बहू, बेटे, सब। बिलावल कहाँ गया है? किंग जॉर्डन के जो किंग हैं, किंग अब्दुल्ला, उनके बेटे क्राउन प्रिंस प्रिंस हुसैन की शादी है एक सऊदी आर्किटेक्ट की बीवी से, बेटी से। पहुंच गए बिलावल भुट्टो। अबे तुम लोगों का कोई काम धंधा नहीं है, तुम्हारे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन वो, हमें पता है कि उनका इन अफरा तफरी में कोई लेना देना है ही नहीं, सारा काम तो आर्मी कर रही है, गवर्नेंस सारे आर्मी की है, आर्मी हर चीज कर रही है, तो ये लोग तो फारिग बैठे हैं, तो फिर सैर सपाटे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में आर्मी ने टोटल डेमोक्रेसी की दुकान बंद करके हर चीज आर्मी कर रही है। कॉरपोरेट सेक्टर जितना पाकिस्तान का है, वो आर्मी चला रही है। बिजनेसमैन किसी और से मिलने नहीं जाते, आर्मी से मिलने जाते हैं। बाहर से कोई आता है, आर्मी से मिलने आता है, हर चीज आर्मी कर रही है। लेकिन ये चीजें कहीं किसी यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स को, जो कि ये कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बड़े बड़े थिंक टैंक, क्या एक ही बात कर रहे हैं, भारत में डेमोक्रेसी मर गई है, हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज्म, कम्युनलिज्म टॉप पे। पाकिस्तान में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी, वो आपको नजर नहीं आ रही, उस पर कोई नहीं बोल रहा। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। एक बड़ी खतरनाक जो चीज सामने आई है ना, वो ये है कि पाकिस्तान, पैसे नहीं मिल रहे, आईएमएफ लिफ्ट नहीं करा रहा, और आईएमएफ से बात नहीं ठुक रही, तो इसलिए कोई और मुल्क भी आपको मदद नहीं कर रहा। तो क्या कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बलूचिस्तान से जो माइनिंग है ना, नेचुरल रिसोर्सेज की जो एक्सप्लॉयटेशन, वो जो निकाली जा रही है, उसको ट्रिपल कर दिया है, डबल ट्रिपल कर दिया है। पहले एक मिसाल है कि 100 रुपए का सोना निकाला जाता था, तो आज 200, 300, 400 रुपए तक का सोना निकाला जा रहा है, और पूरा मैन पावर लगा के, मशीनरी लगा के, वहां से खूब नेचुरल रिसोर्सेज की लूट मार हो रही है, निकाल के उनको बेच भी नहीं रहे, स्मगलिंग कर रहे हैं औने पौने दाम में। उसमें खजाने में तो 100 रुपए का 10 रुपए आता है, 90 रुपए ऊपर ऊपर खा लिया जाता है। तो ये एक खतरनाक डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के हवाले से। अब इनको पता है कि बलूचिस्तान तो हाथ से जाता जा रहा है, तो जितना लूट सकते हो इसको लूटो। सिंध में जबरदस्त लूट मार चल रही है,
और इन्फ्लेशन का यह हाल है कि कल की रिपोर्ट है कि 43% इन्फ्लेशन, श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया। महंगाई में इतना बुरा हाल है कि हम तो ग्राउंड पे लोगों से कांटेक्ट में हैं, और ग्राउंड पे लोगों का जो हाल हम देख रहे हैं, तो बहुत ही मतलब समझ से बाहर है सारी सिचुएशन। ये एक तरफ पाकिस्तान के हाल हैं, पाकिस्तान में और भी कई चीजें हैं, जैसे वो नजमा बलोच लड़की को सेक्स जिहाद के लिए फोर्स कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी वाले, हम यहाँ बलूचिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे तो इधर हैं नहीं, सेक्स इज ए नेचुरल रिक्वायरमेंट, खास तौर पे मुसलमान के लिए तो सेक्स के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हमें आप सेक्स प्रोवाइड करें। वो नजमा बलोच टीचर को बेचारी को इतना फोर्स करते रहे कि उसने आत्महत्या कर ली। कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई एक लफ्ज नहीं बोल रहा उसके ऊपर, कोई इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल थिंक टैंक, एनजीओज, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कोई आवाज तक नहीं उठाता। ये इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। भारत के हवाले से देखें तो भारत के राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं अमेरिका, और हमें तो पता था कि वो वहां पहुंच के क्या करने वाला है, अंदाजा तो था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो ओपनली, खुल्लम खुल्ला आईएसआई की गोद में बैठ जाएगा जाके। इसके जितने प्रोग्राम अब तक हुए हैं, उसके ऑर्गेनाइजर सारे पाकिस्तानी हैं, आईएसआई के लोग हैं। मस्जिदों से रजिस्ट्रेशन हो रही है पार्टिसिपेशन की। भाई देखें, आप कांग्रेस के हैं, आप बीजेपी के हैं, जनता दल के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, किसी भी पार्टी के हैं तो इंडियन। आपके दिल में अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आप उस पॉलिटिक्स से अपनी लाइफ भी कमाते हैं, तो आपके दिल में कम से कम अपने देश के लिए इतनी तो मोहब्बत होगी कि आपके देश का नेशनल एंथम जब बजेगा तो आप उसकी रेस्पेक्ट में खड़े हो जाएंगे, इतना तो होगा ना। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी के पहले प्रोग्राम में जब नेशनल एंथम बजाया गया, तो कुर्सियों पे तकरीबन 100-125 लोग बैठे थे, इतने ज्यादा भी पब्लिक इसके प्रोग्रामों में नहीं आ रही। 100-125 लोग में 10-12 लोग खड़े हुए नेशनल एंथम पे, बाकी लोग नहीं खड़े हुए। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक फॉरेन नेशनल भी होता है ना, एक मिसाल है कि एक इन ब्रिटिश है, वो भी देखेगा कि भारत का या किसी भी मुल्क का नेशनल एंथम बज रहा है तो वो खड़ा होकर रेस्पेक्ट देगा। खड़ा होकर रेस्पेक्ट कौन नहीं देगा? जिसको उस नेशनल एंथम वाले कंट्री से नफरत है। तो यही राहुल गांधी के इस प्रोग्राम में हुआ कि ये जो नेशनल एंथम बजा, उसमें 80% लोग बैठे रहे अपनी जगह पे। 80% लोगों के बैठे रहने की वजह ये थी कि वो भारत से नफरत करते थे। तो वो कौन होंगे? पाकिस्तानी होंगे, लामाला। राहुल गांधी साहब का फर्ज नहीं था कि वो उस वक्त खुद आवाज लगाते माइक पे कि खड़े हो जाओ भाई साहब? नहीं, चुपचाप मुंह बैठ के तमाशा देखते रहे। फिर जैसे ही तकरीर शुरू की तो खालिस्तानी अपने बैनर लेके आ गए शोर मचाने। पहले तो आप अपने ऑर्गेनाइजर्स को पकड़ो, कैसे लोगों को आने कैसे दिया आपके प्रोग्राम में, जो भारत तोड़ने की बात कर रहे थे आपके प्रोग्राम में। दूसरा, आप वहां पे खड़े होके यूं देख रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप में हिम्मत नहीं है इतनी कि आप बात करो। तो अजीज दोस्तों, ये राहुल गांधी कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, कम्युनलिज्म इज ऑन टॉप, और लोग मुसलमान वहां पे बहुत तकलीफ में हैं, दलितों का ये हाल है, सिखों के साथ ये हो रहा है। ये कौन कह रहा है? आप मुझे पूरी दुनिया, आजकल तो सोशल मीडिया ओपन है, आप मुझे पूरी दुनिया के लोग देखें और मुझे एक बात बता दें, आपको कोई एक कैनेडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, चाइनीस, रशियन, जापानीज, सऊदी, कोई एक पॉलिटिकल लीडर अपनी पार्टी का, अपने मुल्क का इतना बड़ा, मतलब आफ्टर ऑल ओपोजिशन की पार्टी, नंबर 1 पार्टी है ना ओपोजिशन में कांग्रेस, 60 साल रूल किया है इस मुल्क में, उस पार्टी का चीफ किसी भी मुल्क का, कभी आपने देखा है कि दूसरे मुल्कों में जाके अपने मुल्क की बुराइयां करे? कभी देखा है?
बनाना रिपब्लिक में ऐसा होता है कि इमरान खान ओपोजिशन में है, बाहर जाएगा तो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। नवाज शरीफ ओपोजिशन में बाहर जाएगा तो भी पाकिस्तान के बारे में बोलेगा। लेकिन इंडिया, ये एक शरीफ मुल्क में ऐसा नहीं होता। और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो 60 साल आपने इस कंट्री पे रूल किया है, आज अच्छे ओपोजिशन लीडर की उस पर रहें, मान मर्यादा के अंदर रह के पॉलिटिक्स करें तो आपके लिए भी बेहतर है, देश के लिए भी बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। लेकिन नहीं भाई, सिर्फ इसलिए कि अपनी दुकान चमकानी है। और बाहर से आपको क्या मिल जाएगा? आप अमेरिका में, इंग्लैंड में भारत के खिलाफ आपका झगड़ा मोदी जी से, आप मोदी जी को टारगेट भी करो तो ऐसे करो कि आपके देश के ऊपर आंच ना आए। तो ये इस वक्त राहुल गांधी कर रहा है। और जब आप हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं, जब आपको लगे कि यार अब हम इस जंग में मुकाबला नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जो कि जिनकी कंसंट्रेशन टोटल काम की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है, तो फिर आप कम से कम शराफत से पॉलिटिक्स करें। रेसलर्स वाले इशू पे मैं आऊंगा। 2 एफआईआर कट गई हैं ब्रिजभूषण जी के खिलाफ। उस एफआईआर में है कि कई लड़कियों की मोलेस्टेशन की शिकायत है, कई लड़कियों को गलत तरीके से हाथ लगाने की शिकायत है, सेक्सुअल फेवर्स देने की शिकायत है, ये सब चीजें हैं। अब रेसलर्स का फर्ज ये है कि 27 जून को इसकी अदालत में केस चलेगा। अब आप कहोगे इतनी देर क्यों? तो इतनी देर इसलिए कि एफआईआर कटी है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स टीम का काम है ना इन्वेस्टिगेशन करना, एक दिन में तो नहीं हो जाती। आप 4 साल पुराना, 5 साल पुराना केस दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। 27 जून को कोर्ट में ये सारी चीजें पेश होंगी, तो आप टाइम दें। रेसलर्स का फर्ज है कि अब प्रोटेस्ट खत्म करके टाइम दें, अदालत में चीजें चल रही हैं उसको देखने दें। तो ये रेसलर्स का केस है। एलिगेशन सीरियस हैं, एलिगेशन करेक्ट है अगर, तो मैं रेसलर्स के साथ खड़ा हूं। उन्होंने गलत तरीका भी इस्तेमाल किया तो भी मैं कहूंगा कि ब्रिजभूषण को सजा जरूर होनी चाहिए, जो भी भारत के कानून में है। लेकिन रेसलर्स को भी अपने देश की बदनामी नहीं करनी चाहिए। और ये कह के कि हमने देश के लिए खिदमत की है, हमने देश का नाम रोशन किया है, हमने देश के लिए कुर्बानी दी है। अबे तुम लोग कोई जंग लड़ने नहीं गए थे, स्पोर्ट्स किया है। देश है तो तुम्हारा स्पोर्ट्स चला है। देश ने तुम्हें मौका दिया कि तुम लोगों ने वहां पे वो जाके अपना नाम वो किया, और उसके सारे फायदे तुम लोगों को हुए। प्लॉट, करोड़ों रुपया, स्पॉन्सरशिप, क्या तुम लोगों की औकात थी और कहाँ पे आज पहुंचे हुए हो? ये सिर्फ तुम लोगों के फायदे हुए हैं। जितने भी सेलिब्रिटी है ना, वो ये भाषण हमें ना दिया करें कि हमने देश के लिए एक सब किया है। तुम लोगों ने अपने लिए किया है। अगर मुफ्त में क्या होता ना, और जितना इसमें सारी कमाई है ना वो देश के खजाने में दी होती, तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं किया। हालांकि हक है तुम्हारा भाई, ठीक है, तुम्हारा ये रोजी रोटी है, कमाओ। लेकिन ये तरीका गलत है और ये भाषण देना गलत है। ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर कटी है, कानून को अपना काम करने दें। प्रोटेस्ट बनता नहीं है आपका। अगर उन्होंने जुर्म किए हैं ये, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड होनी चाहिए। अजीज दोस्तों, ये सूरत हाल है इंग्लैंड में लेस्टर वाकयात के ऊपर, जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ था, जिसको नाम दिया गया हिंदू मुस्लिम क्लैश। हिंदू मुस्लिम क्लैश या कोई भी क्लैश अगर आप किसी को कहते हो, उसमें दोनों तरफ से मारा मारी होती है। वन साइडेड अटैक हो ना, उसको क्लैश नहीं कहते। ये खाली मीडिया कवर अप करता है या सपोर्ट करता है मुसलमानों को। इसलिए कि क्लैश ये था कि एक भी मुसलमान मस्जिद पे अटैक नहीं हुआ, एक भी मुसलमान के घर पे अटैक नहीं हुआ, एक भी मुसलमान की दुकान बिजनेस पे अटैक नहीं हुआ। अटैक कहाँ हुए? हिंदुओं के घरों पे, हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं के बिजनेस पे, दुकानों पे, और इस पे हिंदुओं ने जहां पीसफुल प्रोटेस्ट किए उनके ऊपर अटैक किया। मुसलमान यहाँ पे हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट कर रहा होता है, कभी आपने सुना कि हिंदुओं ने जाकर उनके ऊपर हमला किया हो?
फ़िल्में लगती हैं हिंदुओं की, वो केराला टाइम स्टोरी और ये सब, तो उस पे अटैक, वन साइडेड अटैक है ये। तो ये सारी सिचुएशन है। अज़ीज़ दोस्तों, सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। अमित नायक जी, नमस्कार। आरिफ जी, आपके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए साथ-साथ प्रणाम। आपकी तबीयत कैसी है? धन्यवाद अमित जी। जी, तबीयत फर्स्ट क्लास है। रिकवरी हो रही है। बस अभी मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है, आपकी प्रोग्रेस फर्स्ट क्लास है। लेकिन 2 चीज़ें करने से मना किया है। एक तो ज़्यादा वज़न उठाने से मना किया है 1 साल तक, कि हेवी वज़न ना उठाएँ, और दूसरा ज़्यादा भागने से मना किया है। तो भागना तो वैसे ही मैं भागता तो हूँ नहीं, ठीक है ना? लंबी से लंबी वॉक करने का कहा है, तबीयत ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अमित जी, आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जरपाल जी, धन्यवाद। आरिफ भाई, मेरी एक छोटी-सी कंट्रीब्यूशन आपके हार्ड वर्क के लिए। धन्यवाद भाई। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू, टू योर हार्ड वर्क। मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आरिफ भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़ो और आरिफ भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद जरपाल भाई। आपने आखिरी में जो उत्तराखंड लिखा है, एक सपनों की सरजमीन है। एक शायद केदारनाथ उत्तराखंड में ही आता है, और बड़ा दिल कर रहा है कि आपकी सरजमीन को चूमें। भगवानों की सरजमीन है। होपफुली मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आएगा कि मैं भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ यहाँ के दर्शन कर सकूँगा। और ये तो इंसानों के हाथ में होता नहीं है, ये तो भगवानों के फैसले होते हैं। मैं पिछली बार जब इंडिया आया था, तो ये फैसला करके आया था कि सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा और काशी विश्वनाथ ये ज़रूर देखूँगा। तो मैं सोमनाथ भी गया, अयोध्या भी गया, मथुरा भी गया। लेकिन शिव जी की का आशीर्वाद नहीं था शायद, तो मैं काशी नहीं जा सका। हालाँकि प्लान भी था, फर्स्ट मई को जाना है, बिल्कुल जाऊँगा। लेकिन हुआ ये कि फर्स्ट मई को वहाँ पे मोदी जी और योगी जी आए हुए थे, वहाँ पे इलेक्शन की तैयारी हो रही थी, कोई मेरा ख़्याल है 7 मई को वहाँ पे इलेक्शन थे। दूसरा फर्स्ट मई को शिवरात्रि थी, तो पब्लिक बहुत थी, तो मुझे यही कहा गया कि आप इस वक़्त वहाँ ना जाएँ, कि आपका मकसद वहाँ पे शिव जी की दर्शन और ये चीज़ें हैं, तो इस वक़्त शिवरात्रि की वजह से इतने लोग वहाँ पे होंगे कि आप कुछ भी नहीं देख पाएँगे या एन्जॉय नहीं कर सकेंगे, जो आपको वो चाहिए सैटिस्फैक्शन, वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं फिर नहीं जा सका। तो होपफुली नेक्स्ट ट्रिप में मेरे ये अरमान हैं। एक और मेरा अरमान है थोड़ा साउथ की तरफ, ज़्यादा साउथ नहीं, थोड़ा साउथ, जिसमें ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में सुना है कि कई ऐसे शिव जी के मंदिर हैं जो कि देखने लायक हैं। तो मैं ये ख्वाहिशात हैं, होपफुली नेक्स्ट टाइम किसी, और महाकाल मध्य प्रदेश। कल्याण भाई, नमस्कार। Balochistan will independence from the occupation of Pakistan Punjabi military till US accept the sovereignty of Balochistan. From 1948, US supported Pakistan illegal occupation over Balochistan. जी कल्याण भाई, एग्जैक्टली बात सिर्फ अब बलोचिस्तान की नहीं है, बात है अब सीधी सीधी पाकिस्तान डिसमेंबरमेंट की। पाकिस्तान डिसमेंबर होगा तो मामला सही हो जाएगा। और पाकिस्तान डिसमेंबर होने से ये होगा कि देखें, पंजाबी आर्मी जो एट्रोसिटीज कर रही है वो सिंध बलूचिस्तान के पैसों पे कर रही है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, सिंध बलूचिस्तान जाने से पोर्ट पंजाब के हाथ में नहीं रहेगी, तो इनकी नेवी खत्म हो जाएगी। अब ये जो बड़े बड़े शिप और नेवी का पूरा सिस्टम है, इनका तबाह हो जाएगा। पंजाब विल बी लैंड लॉक्ड। पंजाब कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, पंजाब के नेचुरल रिसोर्सेज कुछ नहीं है, तो वो मामला अच्छा हो जाएगा और पंजाब की आर्मी को उस वक्त औकात याद आ जाएगी। तो बात बलूचिस्तान की है नहीं, और बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब तक अमेरिका का आशीर्वाद पाकिस्तान के सर पे है, तब तक ये मामला चलते रहेंगे।
हर्षश्री जी, सर यूके क्या मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन दिया गया है? यूके में तेजी से व्हाइट पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो क्या फ्यूचर है ब्रिटेन का? नहीं, सेकंड क्लास तो नहीं है, बल्कि मुसलमानों को तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास से भी ऊपर रखा है। इतने राइट्स यहाँ पे लोकल ब्रिटिश के नहीं है जितने मुसलमानों के हैं। सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पे इफ्तारियां करते हैं, लाखों लोगों के जुलूस लेके निकलते हैं, लाखों लोगों के। मुहर्रम आएगी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एक आइकॉनिक स्ट्रीट है लंदन के, सेंट्रल लंदन में जबरदस्त एक स्ट्रीट है। उस पे आपको काले बुरके वाली औरतें और आदमी दूर दूर तक, 10-10 हजार। रबीउल अव्वल आएगा तो सुन्नियों का जुलूस। इतना तो यहाँ के गोरों को भी नहीं राइट हासिल होता। गोरा यहाँ पे एक मिसाल है, कोई अपना फेस्टिवल करता है तो बाकायदा परमिशन लेके सब कुछ, ये तो परमिशन वर्मिशन भी नहीं मानते। भाई नवाज शरीफ के घर के सामने रोज 500-1000 आदमी खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा होता है, एक प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं ली होती। तो ये ब्रिटेन में मुसलमानों को सबसे ज्यादा राइट्स हासिल हैं। रहा सवाल पॉपुलेशन, ब्रिटिश की डिक्लाइन हो रही है, वाइट पॉपुलेशन तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, डिक्लाइन हो रही है, लेकिन वो जो नजर आ रहा है ना वो नहीं है। आज भी यहाँ पे 85 to 90% वाइट ब्रिटिश हैं जो रहते हैं यहाँ पे। 85 to 90% वाइट ब्रिटिश यहाँ पे रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ब्रिटिश मेजोरिटी में हैं और रहेंगे। मुसलमान अगर अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा भी रहा है तो ये एक एजम्पशन है कि बहुत जल्द गोरे माइनॉरिटी में चले जाएंगे। नहीं, माइनॉरिटी में नहीं जाएंगे। आपको इसकी मिसाल ये ले लें कि आप डेली वॉक ऑफ लाइफ का कोई भी फील्ड उठा लें, कोई कॉरपोरेट सेक्टर उठा कर देख लें, आपको सारे गोरे मिलेंगे, 80%, 90%। आप कोई बड़ी कंपनी उठा कर देख लें, आप गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट उठा कर देख लें, आपको एनएचएस है ना जो, उसमें आपको फॉरेन डॉक्टर ज्यादा मिलेंगे, नर्सें ज्यादा मिलेंगी, वो भी इंडिया के खास तौर पे बहुत है। हमारा अपना जो जीपी है वो इंडियन है, हालांकि मुझे वो पसंद नहीं है, फारिग आदमी है वो। यकीन माने कि एक तो अपॉइंटमेंट बहुत दूर दूर तक देता है, 1.5 महीने 2 महीने बाद की, और अपॉइंटमेंट लेके जब उसके सामने बैठो ना तो वो 10 फीट दूर बैठता है, हाथ तक नहीं लगाता, हाथ तक नहीं लगाता। पूरी शील्ड पहन के ये वो, और फिर बात करेगा। और आपने कहा ना कि ये मेरा मसला है, वो सुनेगा, ठीक है, पर्ची बना के, ठीक है ये टेस्ट कर लो, वो टेस्ट कर लो, अच्छा मेरा एक और मसला है, नहीं मैं एक ही मसला सुनूंगा, दूसरे मसले के लिए एक और अपॉइंटमेंट लो, इस हद तक। तो खैर, तो इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं इधर, लेकिन जनरल वॉक ऑफ लाइफ में आप चले जाएं, आप सेंट्रल लंदन चले जाएं, तो आपको हर 100 आदमी में से 80, 85, 90 गोरा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन हो रही है, तेजी से तो नहीं डिक्लाइन हो रही। फ्यूचर ये है कि एक सिविल वॉर होगी भाई। आप हिंदुओं से, बुद्धिस्ट से, इनसे प्यार मोहब्बत से मामला सेटल कर सकते हैं। मुसलमान, आपने मुसलमान को बिगाड़ा है ना। अगर एक मिसाल है, जैसे भारत में आपने मुसलमानों को वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये और वो और इतने सारे रिजर्वेशन सब दिए हुए हैं। अब आप अगर उनको कहोगे कि ये तो हमने गलत दे दिए थे, तुम्हें बराबरी के ऊपर रहना है, तुमको अपने राइट्स से ज्यादा राइट्स मिल गए, तो लोगे तो वो मुसलमान बदमाशी तो करेगा। वो यहाँ भी यही हाल है कि यहाँ पे वो बदमाशी से हर चीज कर रहे हैं, आप उनसे वो चीज लोगे तो वो आसानी से तो नहीं देगा, तो एक सिविल वार करनी पड़ेगी। जस्ट क्यूरियस 40, धन्यवाद भाई जस्ट क्यूरियस जी, आपकी जनरसिटी का थैंक यू वेरी मच भाई। गिल जी, धन्यवाद। आजकल तो गिल छाए हुए हैं, शुभमन गिल ने तो तबाही मचा दी है भाई। ये तो 2023 तो मेरा ख्याल है आया ही,
इनके लिए है, शुभमन गिल के लिए, क्या कुछ छोड़ दिया इसने, सब कुछ ही तो कर लिया। अब जो आपने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी मार ली, आपने टी20 इंटरनेशनल में सेंचुरी मार ली, आपने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी मार ली, आपने आईपीएल की ऑरेंज कैप ले ली, रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये 7 तारीख को वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल है, मजा आ जाए अगर उसमें वो डबल सेंचुरी मार दे तो। जस्ट क्यूरियस जी, धन्यवाद भाई। आरिफ जी, प्लीज इंट्रोड्यूस बिगर डिनोमिनेशन, प्लीज मेक इट इजी फॉर अस टू सपोर्ट यू। भाई ये मेरे दोस्त हैं जो ये प्रोग्राम में मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ये जस्ट क्यूरियस जी क्या कह रहे हैं, बिगर डिनोमिनेशन यानी कोई लिमिट लगी हुई है क्या है? तो जरा देखिएगा मयंक। तो मैंने देखते हैं जस्ट क्यूरियस जी क्या हो सकता है। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम में आपको मेरा बैंक अकाउंट की भी डिटेल लगाई हुई है। ये क्या होता है कि यूट्यूब और पेपाल पे आप लोग जो पैसे भेजते हो ना, उसमें 10% कमीशन वो चार्ज कर लेता है। तो आप एक मिसाल है कि $10 भेजते हो तो मुझे $9 मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर की है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे इस प्रोग्राम के भी वो कर दूंगा, और यहाँ पे मयंक वो वाला शेयर कर दीजिएगा, मैंने जो बैंक अकाउंट है मेरा। तो बैंक से अगर कोई भेज सकता है तो वो कमीशन नहीं करती। बाकी ये है कि ये भी यूट्यूब और पेपाल से भी कम से कम मुझे 90% तो मिल जाते हैं, और क्विक मिल जाते हैं। सुमुख जी नमस्कार। आरिफ जी, नाउ इमरान खान डेज आर ओवर। देखें, इमरान खान जिस हद तक आगे चला गया था ना, उसके बाद मुझे तो पर्सनली तो नहीं लगता। आप कभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई भी चीज श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। जिस तगड़ी स्ट्रेंथ के साथ जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान पर रूल कर रहा था, किसी को पता था कि इसको फांसी मार देंगे? जिस तगड़ी कंट्रोल के साथ जियाउल हक पाकिस्तान पे रूल कर रहा था, किसी को पता था कि जियाउल हक के जबड़े की छोटी सी हड्डी से पता चलेगा कि ये जियाउल हक का जबड़ा है? उसका तो जिस्म का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। इसी तरह सबका वक्त आया। नवाज शरीफ इतना स्ट्रांग था, और फिर नवाज शरीफ को जब मुशर्रफ ने हटाया तो सबको ये लगता था अब नवाज शरीफ का पीरियड ओवर हो गया। लेकिन फिर नवाज शरीफ 10 साल बाद आया, प्राइम मिनिस्टर भी बना, आज इसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान में श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान आ गया था कि मैं ही मैं हूं, पब्लिक मेरे साथ है। पब्लिक की औकात क्या है भाई? इमरान खान, पब्लिक तुम्हारे साथ 2018 में नहीं थी। तुम्हारे को तो वो सारे लोटे जमा करके दिए गए थे जो आज भाग भाग के तुम्हारी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उनके बल पे तुमने एक गवर्नमेंट बनाई थी। तुमको तो इलेक्शन में भी पूरी सीटें नहीं मिली थी 2018 में, और इलेक्शन में भी जो मिली थी वो फवाद चौधरी और ये वो जो लोटे आए थे उनकी सीटें थी। पब्लिक तो तुम्हारे साथ नहीं थी, फिर तुम्हें सरकार दी गई। तुम वन सीटर होते थे, पब्लिक तुम्हारे साथ जबरदस्ती की लगाई गई थी। तो जब तुम्हें बगैर पब्लिक के हुकूमत दे दी तो पब्लिक की औकात क्या कि आज तुम पब्लिक की सपोर्ट पे। पब्लिक देख ले, इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद, हर शहर, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में जुलूस निकल रहे हैं, पोस्टर लगा दिए हैं। भाई साहब, ये मदरसे की पड़ी हुई पब्लिक है, बुजदिल तरीन, घटिया तरीन दुनिया के लोग हैं पाकिस्तान के। इस वक्त मेरे पास एक वीडियो है जिसमें आम पाकिस्तानियों का इंटरव्यू किया गया है। मैं लगाऊंगा 1-2 दिन में वो वीडियो। पूछा गया कि गजवा हिंद के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये रिसेंट है, नई वीडियो, और आम पब्लिक से पूछा है। तो क्या तकरीबन सबके सेम सेम जवाब है। जवाब क्या है कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि एक गजवा हिंद होगा, हिंदुस्तान पे मुसलमानों का हमला होगा, और वो हमला यूं इशारा करके बता रहे हैं कि इधर पाकिस्तान से शुरू होगा, क्योंकि वो बताया गया है कि हिंदुस्तान के ईस्ट, मशरिक से होगा। हिंदुस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है। हालांकि जब वो बताया था ना प्रॉफिट मोहम्मद ने, तब ये जो ये बता रहे हैं ये भी हिंदुस्तानी था भाई साहब, ठीक है।
तो हमारे पाकिस्तान से लश्कर जाएगा। और प्रॉफिट मोहम्मद ने बशारत दी है कि जो इस गजवा हिंद में लड़ेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा और उसका पूरा खानदान जन्नत में जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम गजवा हिंद का हिस्सा बने, हिंदुस्तान पे हमला हो और हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इन हालात में पाकिस्तान में खाने को पैसा नहीं, ये इनकी सोच है। और इसको इमरान खान कह रहा है ये मेरे साथ है, ये अपने बाप के नहीं है, तुम्हारे साथ कहां से होंगे। खैर, आपका सवाल कि इमरान खान का दिन पूरे हो गए, तो इमरान खान का फिल वक्त तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, ठीक है। 10 साल बाद अगर इमरान खान की वापसी होती है जैसे नवाज शरीफ की हुई थी, तो नवाज शरीफ के साथ एज थी, उम्र थी। इमरान खान 72 साल का है, 10 साल बाद 82 साल का होगा। वो आप देख रहे हैं ना 82 साल के जो बाइडन को रोज गिरता पड़ता है। जबरदस्ती अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इसको खड़ा करके रखा हुआ है सामने, ताकि वो पीछे से सारे काम इस्टेब्लिशमेंट करे। जो बाइडन तो इस वक्त कठपुतली है। तो इमरान खान का फ्यूचर मुझे तो नजर नहीं आता। श्रीनिवास जी, धन्यवाद सर। व्हाट्स हैपनिंग टू पीटीएम मूवमेंट? आर पश्तून्स स्टिल विद पाक आर्मी? पीटीएम पश्तूनों की एक पार्टी है, पश्तूनों की कई पार्टियां हैं। बाचा खान की पार्टी एएनपी, जिसको आज भी ऑथेंटिक पश्तूनों की पार्टी माना जाता है। इनका वोट बैंक हालात के ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। कि पश्तूनों की एक पार्टी महमूद खान अचकजई की है, जो बलूचिस्तान के पख्तूनों के ऊपर है। पश्तूनों की एक पार्टी पीटीआई है, जो पिछले 10 साल से केपीके में रूल कर रही थी। ये इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, ये आईएसआई ने इमरान खान को बना के दी, इसमें पश्तून डाले गए। तो पश्तूनों की मूवमेंट पीटीएम जो है, वो एक ग्रास रूट लेवल की मूवमेंट है, जो अब तक सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करा सकी है। उनमें भी थोड़े बहुत मसले आपस में हैं। एक मिसाल है कि मोहसिन दावड़ पीटीएम के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बने, लेकिन आए दिन हम सुनते हैं कि उनके मुख्तलिफ चीज़ों पे मंजूर पश्तीन से। और ये देखें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक दूसरे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन लड़ाई नहीं है। मुख्तलिफ इश्यूज पे काम करने के तरीके पे मंजूर पश्तीन है ना, वो गांधीवादी बनने की कोशिश कर रहा है, नॉन वायोलेंस। अब आप मुझे बताएं कि केपीके जहां पे तालिबान है, जहां पे टीटीपी है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी अपने पूरे हथियारों के और वायोलेंस और फोर्स के साथ लड़ रही है, वहां पे आप नॉन वायोलेंस से क्या हासिल कर लोगे? कहते हैं नॉन वायोलेंस से गांधी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। ना दिलाते भाई तो ज्यादा अच्छा था। मैं कहता हूं गांधी के नॉन वायोलेंस से जो हमें आजादी मिली है, तो ना मिलती तो अच्छा था। क्योंकि नेताजी ने ऑलरेडी आलू रख दिया था, और एक हिंदुस्तान को वो आजादी दिला देते अगर बीच में गांधी जी और नेहरू अपनी दुकान ना चमकाते अंग्रेजों के इशारे पे। ऐसी आजादी को क्या करना जिसमें आपका ईस्ट भी काट दिया, आपका वेस्ट भी काट दिया, आपका नॉर्थ भी काट दिया, आपका साउथ भी काट दिया, और आपके उस आजादी में एक हैदराबाद की स्टेट, एक भोपाल की स्टेट, एक जूनागढ़ की स्टेट, एक कश्मीर की स्टेट, आपको चारों तरफ एक इश्यू खड़े करके दिए, जिससे आज तक भारत उठ नहीं पा रहा। कश्मीर का मसला आज तक चल रहा है। ऐसी आजादी का क्या करना था? तो नॉन वायोलेंस से कुछ नहीं मिलता। गांधी का नॉन वायोलेंस जो था ना, वो ढकोसला था। आप मुझे ये बताएं कि गांधी को अंग्रेज इतना भगवान की तरह क्यों चढ़ा के रखा हुआ है? अंग्रेजों के फायदे में था तो रखा है ना भाई। नेताजी को क्यों नहीं वो कर रहे? पूछते भी नहीं है, गद्दार मानते हैं आज भी, नेताजी को गलत आदमी मानते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, यूरोपियन हिस्टोरियंस, व्हाइट सुपरमेसिस्ट। गांधी इनका हीरो है।
समझने की बात है, आप खुद समझदार रहा आज आज का आदमी, आप बताएं कि क्यों गांधी को इतना बड़ा स्टार मानते हैं और नेताजी को छोटा सा, मतलब स्टार ही नहीं मानते। तो गांधी का नॉन वायलेंस था ना, वो अंग्रेजों के फायदे में था, भारत के फायदे में नहीं था। तो पीटीएम का नॉन वायलेंस पठानों को नहीं फायदा देगा। एक तरफ तो पठान, आम पठान से भी पूछो तो वो कहता है बंदूक हमारा जेवर है, बंदूक पठान कल्चर का हिस्सा है। तो वहां पे पीटीएम नॉन वायलेंस से क्या अचीव कर लेगा? तो नहीं, जरा पठानों को इन्होंने बहुत ज्यादा डिवाइड दर डिवाइड कर दिया है। पठानों के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी है ना, वो एएनपी की है। और वही मैं समझता हूं कि पठानों के मेजॉरिटी इश्यूज को एड्रेस करती है। वाइब्स, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान के फेल होने की वजह है कि ये मुल्क धर्म के नाम पर बना है, इसीलिए इसमें इतने इश्यूज हैं? प्लीज आंसर सर। देखें, सामने सामने धर्म के नाम पे बना था, असल में तो अंग्रेजों ने डिवाइड करना था हिंदुस्तान को, वरना धर्म के नाम पे बनने का कोई चांस ही नहीं था। देखें, धर्म के नाम पे कहां बनता है? युगोस्लाविया में एक एरिया है बोस्निया, एक है सर्बिया, क्रोशिया, मैसेडोनिया, ये सब। बोस्निया में मुसलमान मेजोरिटी था, बाकी चारों तरफ क्रिश्चियन थे। वो धर्म के नाम पे अलग हुआ, और वो हिस्टोरिकली भी ऑटोमन एम्पायर के जमाने में भी वो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था ऑटोमन एम्पायर का। उगर को ले लें आप, चाइना में मुस्लिम मेजोरिटी था। हिस्टोरिकली ईस्ट तुर्किस्तान एक पार्ट ऑफ, अगेन, ऑटोमन एम्पायर था। यहां पे तो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान ये मुसलमान का कोई देश यहां पे कभी था ही नहीं। तो धर्म के नाम पे यहां पे बनने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और फिर हिंदुस्तान में जैसे आज आप बताएं कि आप केरला से चलें कश्मीर तक जाएं, आपको मुसलमान हर जगह मिलेगा। मैंने तो 1 महीना हिंदुस्तान में पिछले साल आके जो सफर किया है, तो हर जगह मुझे मस्जिद भी मिली, हर जगह मुसलमान मिले। अपनी 17%, 15%, 20%, जो भी आप इनकी परसेंटेज है उस हिसाब से है ना, लेकिन फैले हुए। वहां पे अलग देश का क्या सेंस बनता है? ये तो अंग्रेजों की डिजाइनिंग थी। अब उसके फेल होने की बात, के पाकिस्तान के फेल होने की, तो जाहिर है जब एक आर्टिफिशियल कंट्री आप बनाएंगे, अब जिन्ना ने बना तो लिया, जिन्ना से ने तो नहीं, अंग्रेजों ने बना के जिन्ना को दे तो दिया। अब जिन्ना जब आया पाकिस्तान 11 अगस्त 1947 को, वो जब असेंबली में स्पीच करने आया, तब उसके पास पाकिस्तान को जोड़े रखने का बॉन्डिंग फैक्टर कोई नहीं था। बॉन्डिंग फैक्टर क्या था? तो उसने कहा उर्दू लैंग्वेज। मजे की बात देखें कि उर्दू लैंग्वेज, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, जो बांग्लादेश है, उनको तो आती ही नहीं थी उर्दू। इधर पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तूनों को भी नहीं आती थी। उर्दू इम्पोज की गई, वहीं से ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली बिदक गए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, आप रखें अगर उर्दू रखनी है, लेकिन फिर आप साथ में बंगला भी रखें। सिंधियों ने कहा हमारी सिंधी भी रखें। तो जिन्होंने सोचा कि बॉन्डिंग फैक्टर तो रहेगा नहीं, तो उसने मना कर दिया, जिसकी बुनियाद पे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ। तो पाकिस्तान का फेल होना तो बनता था। अभी भी पाकिस्तान है ना, उसको जबरदस्ती वेस्ट, अपने वेस्ट का अड्डा है ये, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर वेस्ट का अड्डा है। वेस्ट ने इसको बचा के रखा हुआ है, लेकिन टूटना इसका अवश्य है। इमरान हसन, केपी शर्मा ओली इज एंटी इंडिया and new government Nepal pro India and Bangladesh better relationship with India join anti China group। uh, देखें, नेपाल ले लें, बांग्लादेश ले लें, भूटान ले लें, इवन तिब्बत ले लें, ये कल्चरली, सोशली, हिस्टोरिकली इंडिया के साथ हैं, इंडिया के करीब हैं।
चाइना से तो इनका दूर-दूर तक वास्ता नहीं। ना इनका चाइनीज़ कल्चर से मेल खाता है, ना चाइनीज़ धार्मिक फेथ बिलीफ्स के ऊपर इनका कोई चा चा ताल्लुक है। ना इनका फूड मिलता है, ना उनका कल्चर मिलता है, ना उनका ज़बानें मिलती हैं, ना उनका हिस्ट्री मिलती है। ये सब भारत के साथ मिलती हैं। तो बेसिकली आप किसी को, चाइना एक मिसाल है, भूटान को या नेपाल को या बांग्लादेश को या पाकिस्तान को लालच दे के, ब्लैकमेल करके, गलत तरीके से वो करके अपने साथ थोड़े दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए तो मिला सकता है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें नहीं चल सकती। आफ्टर ऑल देखें, दरिया है ना, वो कहीं से भी निकले, किसी भी पहाड़ से निकले, ज़्यादातर दरिया तो भगवान शिव की नगरी से आते हैं ऊपर, तिब्बत, लद्दाख से। वो जाके बहता कहाँ है? एंड उसका कहाँ होता है? सागर में, ओशन में, समंदर में। तो यही है कि आपका हिस्टोरिकल बॉन्डेज है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता। ये अभी 2-3 महीने पहले बाइडेन आयरलैंड क्यों गया था? क्योंकि ये आयरिश ओरिजिन का है। बिल क्लिंटन अपने दौर में बार-बार कहता था कि आई एम प्राउड ऑफ माय आयरिश ओरिजिन। प्रेसिडेंट ट्रंप बार-बार कहता था कि आई एम प्राउड ऑफ माय जर्मन जर्मन ओरिजिन। आरिफ अजाकिया बार-बार डंके की चोट पे कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ माय इंडियन ओरिजिन। तो ये सब जो ओरिजिन है ना, उसकी तरफ ही जाता है। चाइना के ओरिजिन में जो चाइनीज़ हैं, नॉर्थ कोरियन हैं, वो सब हैं तो सही है। हमारे ये लोग नहीं है। कल्याण भाई नमस्कार। पाकिस्तान सोसाइटी टोटली कंट्रोल्ड बाय मुल्ला मिलिट्री अलायंस. Till now, common Pakistani people diverted from the core issues, where water, economy, environment and population will be the key issues. देखें, बिल्कुल आपका सही कहा आपने, और इसका तो कोई जवाब बनता नहीं कि ये खुद एक जवाब आपने जो लिखा है वो है कि पाकिस्तान टोटली कंट्रोल्ड बाय मुल्ला मिलिट्री अलायंस, और पाकिस्तानी आम जनता को कोर इश्यूज से दूर रखा है, पानी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। पाकिस्तानियों को तो इस्लाम की लॉलीपॉप हाथ में थमा दी गई है कि चूसते रहो और बैठे रहो। ये बिल्कुल सही कहा कल्याण भाई आपने। कुंदन कुमार जी, हेलो सर जी, नमस्कार। Since Pakistan came into existence, there has been army rule, so shouldn't they change the name to Army Republic of Pakistan? देखें, ताश में जिसके पास 3 यक्के हो ना, वो चलता है। पाकिस्तान में 3 यक्कों पे गेम चलती है, अमेरिका, अल्लाह, आर्मी। चौथा यक्का है ना, अवाम, वो बेकार है। तो इसलिए पाकिस्तान का नाम आप कुछ भी रख लें, ये आर्मी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है, ये अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। अरे पुतिन जी भी आज बैठे हैं। नमस्कार व्लादिमीर पुतिन जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं भाई। सर, क्या इंडिया आर्मी इतनी कैपेबल है जो पीओके ले ले, या पाकिस्तान पर कंट्रोल बनाने में स्ट्रेंथ है? ये बहुत शरीफ आर्मी लगती है, चालाक नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। बात दरअसल ये है कि इंडिया, देखें, एक पुतिन जी आप हैं और मैं हैं, हम दोनों हैं। आपका एक परिवार है, आपका एक बिल्डिंग है, प्रॉपर्टियां हैं, इज्जत है, शोहरत है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू लूज, यू हैव सो मच टू लूज। तो आप हर चीज सोच समझ के करेंगे। यही चीज है इंडिया की, कि इंडिया बहुत मुश्किल से अपने आप को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके आया है। अब इंडिया पहले है ना, यूं जा रहा था ऊपर, थोड़ा थोड़ा, अब यूं जा रहा है। तो अगर इंडिया ने कोई छोटी मोटी भी जंग कर ली ना, तो यूं जो जा रहा है ना, वो यूं हो जाएगा।
तो इंडिया एक छोटे से यानी पीओके का इशू इंडिया की सर्वाइवल का इशू नहीं है कि पीओके के इस इशू के लिए इंडिया इतना बड़ा रिस्क ले। यही चीज चाइना का है। चाइना क्यों जंग नहीं कर रहा? क्या चाइना पावरफुल नहीं है? चाइना चाहे तो किसी से भी इस वक्त जंग कर सकता है, लेकिन चाइना को पता है कि मैंने जो अपना यूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है ना, वो यूं हो जाएगा। तो जंग आफ्टर ऑल इंडिया आराम से जीत जाएगा। पाकिस्तान की औकात ही नहीं है इंडिया का मुकाबला कर सके, लेकिन उसमें इंडिया को पॉलिटिकली चाइना, अमेरिका वगैरह से नाराजगी करनी होगी। आपने जो एक इंटरनेशनल अपनी हेजेमनी बनाई हुई है, वो खराब हो जाएगी। दूसरा, इकोनॉमी को बड़ा धचका लगेगा। ये सब चीजें हैं। तो इसलिए इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को मिलिट्री वाइज नहीं छेड़ रहा। इंडिया ग्राउंड बना रहा है। इंडिया जब भी क्वाड में बैठता है या अमेरिकन अथॉरिटीज के साथ डिस्कशन में आता है, तो उसमें लाजमी पाकिस्तान डिस्कस होता है। और इंडिया ग्राउंड बना रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए कि पाकिस्तान इस काबिल ही ना रहे कि ये इलाके इसके कंट्रोल में रहे। एक यहाँ पे मैं आपको मजे की खबर सुनाऊं क्या? रात को मैंने एक खबर देखी। हाँ, पाकिस्तान में पंजाब में है ना, कच्चे का इलाका कहलाता है। कच्चा इलाका होता है ना, उसमें डाकू रहते हैं। जैसे आपके यहाँ भी हैं वीरप्पन और ये जो गब्बर सिंह और ये होते थे ना, ऐसे पाकिस्तान में है, पंजाब में कच्चे के इलाके में इनके खिलाफ ऑपरेशन होता रहता है। तो कल मेरे को ये मैंने खबर से शेयर की। ये यकीन माने, ये बोल टीवी है, बहुत बड़ा टीवी चैनल है पाकिस्तान का, आर्मी का चैनल है एक तरह से। उस पे ये न्यूज आई, मैं हंस हंस के उल्टा हो गया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हाँ, भारत शरपसंदी से बाज ना आया। भारत शरपसंदी से बाज ना आया। भारत ने कच्चे के डाकुओं को भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान के कच्चे में जो डाकू है, उनको भारत अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दे रहा है। और 11,000 एकड़ जमीन इन डाकुओं के कब्जे में है। पुलिस कह रही है, पंजाब पुलिस कह रही है, ऑपरेशन में हमने भारत के इन डाकुओं से 58,000 एकड़ जमीन आजाद करा ली। कच्चे के डाकू जदीद तरीन अमरीकी इस्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जिस दिन भारत ने इस टाइप की चीजें शुरू कर दी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भारत भारत की आर्मी शरीफ नहीं है, भारत शरीफ है, सनातनी है ना, शराफत है, कूट कूट के भरी हुई है। जिस तरह खालिस्तानियों को और कश्मीरियों को और भारत के कुछ मुसलमानों को पाकिस्तान फाइनेंस कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, हथियार दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, इसका आधा भी पाक भारत बलूचिस्तान, सिंध और केपीके में शुरू कर देना, भारत को जंग नहीं करनी पड़ेगी कभी भी। मेरा ख्याल है आखिरी सवाल ले लेते हैं। 1 घंटा हो रहा है। हर्षरी जी, सर सीआईए कंट्रोल करती है क्या ट्विटर और यूएन इंफॉर्मेशन वगैरह? क्या अमेरिका पे भी उन्होंने कंट्रोल है जैसे आईएसआई का पाकिस्तान पे है? लेकिन सोशल मीडिया पे कंट्रोल से मतलब नजर रखती है सीआईए, नो डाउट। ये अभी एलन मस्क ने भी कहा था कि अमेरिकन अथॉरिटीज ट्विटर के प्राइवेट मैसेजेस होते हैं ना, उसमें भी जाके देखती है, नजर रखती है, कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं इतनी अमेरिका के खिलाफ वीडियोस बनाता हूं, कंट्रोल नहीं कर सकती। अब आता है कि क्या सीआईए अमेरिका में इश्यूज पे कंट्रोल रखती है जैसे आईएसआई पाकिस्तान में? तो यस, अगर आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका के सारे इश्यूज जो बाइडेन चला रहे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये टोटल सीआईए की पॉलिसी है। 2000 में इनको कुछ वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने थे, ईयर 2000 में, और कैंडिडेट थे जॉर्ज बुश और अल गोर, डेमोक्रेटिक पार्टी के अल गोर, जो क्लिंटन क्लिंटन के वाइस प्रेसिडेंट थे। अल गोर क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत बड़ी कैंपेन भी चला रहे थे उस वक्त। अल गोर की पॉलिसीज अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज से मैच नहीं खा रही थी,
और इनको एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इम्पोज करना था दुनिया में, जो क्लिंटन से ना करवा सके थे ये। क्लिंटन ने अफगानिस्तान पे एक बार एयर स्ट्राइक की थी, वो भी इसलिए कि यूएसएस कोल नाम की एक शिप के ऊपर अमेरिकन नेवी का एक शिप था जिस पे अल कायदा ने कश्ती बम से भर के टकरा दी थी और काफी नुकसान हुआ था उस अमेरिका के बड़े शिप को। तो उसके जवाब में क्लिंटन ने एक मिसाइल एयर स्ट्राइक एक बार की थी अफगानिस्तान पे। बाकी क्लिंटन के ज़माने में अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट अपना, याद रखिएगा कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद क्लिंटन प्रेसिडेंट बना था 92 में। तो अमेरिका को अपना वर्ल्ड ऑर्डर इम्पोज करना था दुनिया पे, जिसके लिए क्लिंटन इनके हिसाब किताब में नहीं आ रहा था। तो 2000 में जब इलेक्शन हो रहे थे और क्लिंटन के 8 साल पूरे हो गए थे, तो अमेरिका को अल गोर नहीं चाहिए था और बुश एक फारिग आदमी, बुश का बाप भी इराक पे जंग लेके बैठा था और फजूल में उस वक्त एक जंग का कोई माहौल नहीं था, वो लेके बैठा था। बुश का बाप रेगन का भी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट था। ये जंगों वाले दिमाग थे और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के डार्लिंग्स थे। तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को 2000 में बुश चाहिए था एज ए प्रेसिडेंट और इन्होंने बाकायदा पूरी रिगिंग की थी, लेकिन अल गोर इलेक्शन जीत गया। तो इन्होंने रातों रात फ्लोरिडा स्टेट के रिजल्ट्स चेंज किए। फ्लोरिडा स्टेट का गवर्नर जो था वो जॉर्ज बुश का भाई जेफ बुश था। तो इन्होंने रातों रात फ्लोरिडा के इलेक्शन रिजल्ट्स को चेंज किया। अदरवाइज अल गोर इलेक्शन की जीतने का तकरीबन अनाउंस भी हो चुका था, लेकिन जॉर्ज बुश को लाई। और फिर जॉर्ज बुश ने वही किया जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी। आज ये कई क्वार्टर से साबित हो रहा है कि 9/11 में सीआईए का हाथ था, बिल्कुल था। तो ये अमेरिकन एक इंटरनेशनल एजेंडा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हमने ये लफ्ज जॉर्ज बुश के जमाने में ही सुना था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये लाए और 8 साल बुश का पीरियड आपने देखा कि भरपूर जंगों का रहा। फिर लाए ओबामा को। ओबामा एक ब्लैक था, लोग कहते थे अमेरिका में देखें कितनी बड़ी फतह मिली है ब्लैक को। अबे फैसले ब्लैक ने नहीं करने थे, फैसले पीछे व्हाइट सुपरमैसिस्ट नहीं करने थे। सो वही हुआ, इस्टेब्लिशमेंट चलाती रही। फिर ओबामा के जाने के बाद ट्रंप आ गया। ट्रंप एक बिलियनर था। ट्रंप को इनकी जरूरत नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट की। ट्रंप एक तरह से आप कह लें रिवोल्यूशनरी, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ से हटके कई आज था, ये था, वो तो छोड़ें उसको। पॉलिटिकली ही हैड ए रिवोल्यूशनरी थिंकिंग। उसकी थिंकिंग ये थी कि भाई साहब हमें इतनी जंगों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाने की क्या जरूरत है। तो वो जंगों से निकाल रहा था अमेरिका को। अफगानिस्तान से वापसी की पॉलिसी ट्रंप के जमाने में हुई थी, और अगर ट्रंप वापस जीत जाता तो अफगानिस्तान से बेहतर तरीके से अमेरिका निकलता, इस तरह ना निकलता जिस तरह बाइडेन ने निकाला और पूरा तालिबान के हवाले कर दिया। तो बेहतर तरीके से निकलने का चांस था अफगानिस्तान से ट्रंप का। दूसरा, ट्रंप सीरिया में, लीबिया में अमेरिकन ब्लंडर्स को पहचान चुका था और उसने कहा था कि ये अब हमें ये खत्म करना होगा, हमें जंगों से बेहतर। फिर जिस तरह देख रहा था अमेरिका का ये ट्रंप के किस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका को अब चाइना और रशिया के खिलाफ यूक्रेन और ताइवान में फंसा रही है, तो ट्रंप इसके खिलाफ था। अगेन इनको ट्रंप नहीं चाहिए था, तो ट्रंप को प्री इलेक्शन रिगिंग इतनी जबरदस्त हुई कि अमेरिका के इलेक्शंस फंडिंग पे होते हैं, टोटल फंडिंग पे होते हैं। फंडिंग का यह हाल था कि अमेरिका का कॉरपोरेट सेक्टर, आप जो इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं ना, सीआईए या इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की, वो इस्टेब्लिशमेंट कॉरपोरेट सेक्टर्स की पॉलिसीज लेके चलता है। मेरी एक बार जिनीवा में एक बहुत बड़े अमेरिकन थिंक टैंक्स के उससे बात हो रही थी, तो बात बात में उसने हंसते हुए मुझे कहा कि व्हाट डू यू थिंक, हु रन्स अमेरिका? 200
कॉरपोरेट सेक्टर, 200 बड़ी कॉरपोरेट्स अमेरिका को चलाती हैं और पूरी दुनिया को चलाती हैं। तो कॉरपोरेट सेक्टर ने 2002 के इलेक्शन 2020 के इलेक्शन में 100 रुपया फंडिंग की, ना तो उसमें 90 रुपया बाइडेन को की, 10 रुपया ट्रंप को की। पूरी तरह से रिगिंग कराई गई। वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला इशू लाया गया। आपको पता ही है कि इलेक्शंस के क्या हिसाब किताब होते हैं। ट्रंप को जबरदस्ती हराया गया और ट्रंप रोता पीटता रहा कि ये रिगिंग कराई गई है। तो ये बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है कि अमेरिका को सीआईए या उनकी इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। वैभव मुजुमदार जी, सर आई थिंक इवन द ब्लैक लाइव्स मैटर वाज डन बाय टी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी यही कहा कि वो ट्रंप को हराने के लिए जरूरी था। भाई क्या हुआ, ब्लैक लाइव्स मैटर आज अमेरिका का ब्लैक बेहतरीन लाइफ गुजार रहा है क्या? आज भी आप न्यू ऑर्लियंस चले जाएं, फिलाडेल्फिया चले जाएं, शिकागो चले जाएं, आपको इंसानों से बदतर लाइफ गुजारते हुए मिलेंगे ब्लैक्स। बिल्कुल सही कहा वैभव जी। अजीज दोस्तों, आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मान दिया कि मेरी बात सुनते हैं, मुझे इतना आप मौका देते हैं कि मैं अपना आपके सामने अपने ख्यालात रख सकूं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।